कराची में सुबह सुबह जब हल्की रोशनी फैल रही थी, ठंडी हवाएं, खाली सड़कें, खामोशी। लेकिन 10 अप्रैल 2026 की ये सुबह मामूल के मुताबिक नहीं थी। तकरीबन 5:30 थाना नॉर्थ कराची, इलाका ख्वाजा अजमेर नगरी। रेहान रोज की तरह अपने घर से निकला। उसकी आदत थी कि वो फजर की नमाज कज़ा नहीं करता था। सुन्नत घर में अदा करता और फर्ज नमाज मस्जिद में जाकर अदा करता। ये उसके रोज का मामूल था। वो निहायत ही सादा और मजहबी आदमी था, ना कोई कारोबारी और ना ही कोई लैंडलॉर्ड, एक आम सा मजदूर। लेकिन सवाल ये है कि इस आम से आदमी की किससे दुश्मनी हो सकती है। और फिर मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचते ही अचानक एक गोली की आवाज गूंजी और फिर एक शख्स वही मस्जिद के दरवाजे पर ढेर हो गया। आया तो वो नमाज अदा करने था, लेकिन अब उसकी नमाज जनाजा अदा करने का वक्त आ चुका था। चंद लम्हों बाद नमाजियों ने मस्जिद के बाहर एक नौजवान को खून में लथपथ पड़ा देखा। रेहान की सांसें थम चुकी थी। ये एक अंधा कत्ल था। कोई गवाह नहीं, कोई वाज़े दुश्मनी नहीं, कोई फौरी वजह भी नहीं। पुलिस शुरू में तो यही समझ रही थी कि डकैती हो सकती है। कराची में डकैती की वारदातें तो बहुत आम सी बात है। लेटर ऑन ये भी हुआ क्योंकि मस्जिद के दरवाजे पे ये इंसिडेंट हुआ है तो शायद कोई सेक्टेरियन या रिलीजियस टारगेट किलिंग का केस है। नौजवान का ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से भी है, वहाँ उसका ये वर्कर है, एफिलिएशन है इसकी, तो शायद ये कोई सियासी टारगेट किलिंग का केस हो। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये केस एक उलझा हुआ केस लग रहा था। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी में मुकदमा दर्ज हुआ, दफा 302। इब्तदाई तफ्तीश में कई और पहलू भी सामने आए हैं। क्या ये डकैती के दौरान रेजिस्टेंस की वजह से हुआ और रेहान मारा गया, या कोई सियासी टारगेट किलिंग का वाकया था, या फिर कोई मजहबी बुनियाद का हमला भी हो सकता है। हर जाविया खंगाला गया लेकिन कोई वाज़े सुराख नहीं मिला। ये केस बज़ाहिर एक अंधा कत्ल था, यानी ऐसा कत्ल जिसमें कातिल और मकसद दोनों ही नामालूम हो। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने फौरी नोटिस लिया और 48 घंटों में इस केस को हल करने का ऑर्डर भी दे दिया। अब पुलिस पर प्रेशर बढ़ गया। एक एक लम्हा उनके लिए बहुत अहम था। आला अफसरान का भी ऑर्डर था और ये केस फौरी हल होना चाहिए। एसडीपीओ ख्वाजा अजमेर की निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। टीम ने 3 तरीकों से काम शुरू किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल डेटा, सीसीटीवी फुटेज। हर घंटा कीमती था क्योंकि जितना वक्त गुजरता कातिल उतना दूर निकल सकता था। फिर अचानक पुलिस को एक क्लू मिल गया, एक सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी को गौर से देखें। एक आदमी जिसके चेहरे पर मास्क था लेकिन उसकी चाल से बज़ाहिर लग रहा था कि ये पुरसुकून है, कोई हलचल, कोई भागम दौड़ी नहीं। हुलिये से ये उनमें से नहीं लग रहा था जो मस्जिद में फजर की नमाज के लिए जा रहा हो। ये वो आदमी था जो किसी मिशन पर था। पुलिस ने फुटेज को बार बार देखा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा, टाइमलाइन बनाई। फिर उस शख्स की शनाख्त पर काम शुरू किया गया। कौन है ये और ये क्या काम करता है, कहाँ रहता है? इस सीसीटीवी फुटेज में टाइम रन को एक बार गौर से देखें। सुबह 5:20 एक आदमी आराम से इत्मीनान से चलता हुआ आ रहा है। इससे साफ लग रहा है कि मुल्जिम को मालूम है कि रेहान का घर किस तरफ है। ये भी मालूम है कि वो फजर की नमाज पढ़ने किस मस्जिद में जाता है, किस रास्ते से निकलता है। ये भी मालूम है कि फजर के वक्त गली में सन्नाटा होता है। वो बहुत चालाकी से आया, अपना काम किया और ठीक 5:45 पर वो भागता हुआ, हाथ पांव फूले हुए, दिल में खौफ और डर, सिर्फ भागता जा रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने अपना पुराना तरीका इस्तेमाल किया, वही कि हर कत्ल में सबसे पहले मकतूल के करीब तरीन लोगों को देखो। अब रेहान के घर वालों से पूछताछ की गई तो उसकी बीवी सदफ, उसकी सास फातिमा और बाकी रिश्तेदार। इनिशियल स्टेज में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। गम, आंसू, अफसोस, घर में सफ़े मातम, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक आम कत्ल के बाद किसी घर में होता है। सदफ भी बहुत रो रही थी क्योंकि उसका शौहर इस दुनिया से चला गया था। लेकिन कुछ था जो पुलिस को खटक रहा था, जो ठीक नहीं लग रहा था। फिर शक की पहली चिंगारी थी एक औरत जिसका नाम था सदफ। पर हुआ था जैसे ही हमारे पास एफआईआर दर्ज हुई तो उसके अंदर हमने जब सीडीआर ली उसके मकतूल के रिलेटिव्स की और उसके घर वालों की, तो उसमें जो उसकी वाइफ का जो फ्रीक्वेंट कांटेक्ट निकला उस टाइम पे भी निकला, फजर के टाइम पे, तो उससे हमें शक हुआ कि इसमें ये बंदा इन्वॉल्व हो सकता है। रेहान का कत्ल क्यों हुआ, वजह क्या थी, पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सदफ और रेहान के रिश्ते को समझना जरूरी है। ये साल 2009 था। सदफ के घर में खुशी का माहौल था। सदफ दुल्हन बनी हुई थी। दुल्हा भी दुल्हन से कोई कम खूबसूरत नहीं था। लेकिन ये दुल्हा रेहान नहीं बल्कि फैसल नामी एक लड़का था। दरअसल सदफ की ये पहली शादी थी जो फैसल से हुई थी। शादी के बाद वही घरेलू झगड़े, छोटी छोटी बात पर लड़ाई। वक्त गुजरता गया, 1 साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन फैसल और सदफ के बीच में होने वाली लड़ाइयाँ और झगड़े कम होने के बजाय बढ़ रहे थे। जिस शादी के दौरान उनके 2 बच्चे भी हैं, एक 12 साल का बेटा है, एक 9 साल का बेटा है। लेटर ऑन 2015 में इस खातून की पहले शौहर से सेपरेशन हो गई थी।
सदफ की अपने शौहर से अलैदगी के बाद जिंदगी में थोड़ी मुश्किलें तो आईं, लेकिन सदफ अपने बच्चों के साथ खुश थी। वो अपने बच्चों की स्कूलिंग और पढ़ाई लिखाई में मसरूफ हो गई, लेकिन दिल में आज भी एक मर्द की मोहब्बत रखना उसकी जिंदगी में शामिल था। वो चाहती थी कि एक मर्द हो जो उसे प्रोटेक्ट करे, उसकी देखभाल कर सके, उसका बराबर का शरीक हो, उससे मोहब्बत करे, उसके बच्चों का ख्याल रखे। इस दौरान साल 2020 सदफ अपने इलाके में एक लड़के से मिलती है। ये लड़का कोई अमीर तरीन बाप का बेटा नहीं था, लेकिन अपने काम में अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। हुआ कुछ यूं कि इसकी मामूली सी लॉक ठीक करने की एक दुकान थी। उस दुकान पर मौजूद जो लड़का था उसका नाम था शहजान। शहजान इस दुकान पर कई साल से काम कर रहा था। सुबह सुबह शॉप पर लोगों का रश लगा रहता था, क्योंकि शहजान हर किस्म के घर के दरवाजों के लॉक को खोलने में महारत रखता था। यही तारीफ और नाम सुनकर सदफ भी एक दिन शहजान की दुकान पर आ गई। भैया, ये लॉक ठीक करवाना है, कितने पैसे लोगे? शहजान अपने काम में मसरूफ नजरें ऊपर करता है तो जैसे उसका दिल पिघल जाता है। वो सहमी सहमी आवाज में कहता है, ये लॉक ठीक हो जाएगा, जो आपका दिल करे पैसे दे देना, कोई मसला नहीं। सदफ उसे अपने घर का लॉक देकर निकल जाती है। अगले दिन सदफ फिर आती है, थोड़ी घरेलू परेशानियां उससे शेयर करती है। वो बताती है कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं, सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। बच्चों की देखभाल से लेकर उनकी पढ़ाई तक सब कुछ मुझे खुद देखना होता है। शहजान उससे पूछता है कि आपके पहले शौहर से अलैदगी की वजह क्या है? वो बताती है कि मेरा पहला शौहर बहुत जालिम था, मुझे मारता था, बच्चों का ख्याल नहीं रखता था, काम पर जाने का तो नाम ही नहीं लेता था। बस इसीलिए मजबूर होकर मुझे ये फैसला करना पड़ा। शहजान ये सब कुछ सुनता रहा और फिर उसने मजबूर औरत को देखकर अपनी मोहब्बत में उसे फंसाने की कोशिश की। मुलाकातों का सिलसिला मजीद बढ़ता गया, फोन नंबर भी एक्सचेंज हो गए। वहाँ पे वो जाया करती थी, उससे बातें करती थी। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए, दोनों का एक दूसरे से रब्ता हो गया और काफ़ी क्लोज़ रब्ता हो गया। जिसके बाद मुलजिमा सदफ़ ने कई बार शहजान से इस बात की भी ज़िद की कि हम आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन शहजान मुलजिमा से शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। आज सदफ के घर में पूरी फैमिली जमा है। घर का माहौल काफी गर्म है, घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, सदफ के चीखने की आवाजें भी आ रही हैं। मैं शादी सिर्फ शहजान से करूंगी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, हमने जीने और मरने के साथ में वादे किए हैं। दूसरी तरफ फैमिली वाले भी सदफ की आवाजों में आवाज मिलाकर कह रहे थे कि जहां हम चाहेंगे वहीं होगी, हमें अपनी इज्जत प्यारी है। और फिर कहानी में जो है रेहान आ गया। रेहान को सदफ़ पसंद आ गई। रेहान ने काफ़ी ज़िद की कि आप मुझसे शादी कर लो, जिसके बाद रेहान ने अपने घर वालों से इस बात का जिक्र किया तो घर वाले पहले राज़ी नहीं हुए, लेकिन बिलाखिर घर वालों को राज़ी होना पड़ा और घर वालों ने रेहान की शादी करवा दी। इस कश्मकश के दौरान सदफ की शादी रेहान नामी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जिंदगी की शुरुआत नहीं बल्कि इख्तिताम होगा। अब रेहान एक बेरोज़गार आदमी था, क्योंकि इसकी जॉब का कुछ पता नहीं था, ऑनलाइन ये काम करता था और शादी के बाद ये घर में ही रहता था। और तफ्तीशी अफसर ने यह भी बताया कि शादी के बाद शहजान से फिर मुलजिमा सदफ़ ने रब्ता किया और फिर उसने उसको मशवरा दिया कि तुम शादी अपने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लो, और वहीं पर ही उसने ब्यूटी पार्लर खोला, जिसके बाद उसने वहाँ पे काम करना शुरू किया। लेकिन वो काफ़ी परेशान थी और वो अक्सर शहजान से जो है अपनी सारी परेशानियाँ डिस्कस करती थी, जिसके बाद शहजान ने उसको मशवरा दिया कि तुम इससे तलाक ले लो। सदफ ने आज़ाद होने का फैसला किया और ये आज़ादी तलाक और खुला से नहीं ली गई, बल्कि मौत का रास्ता अपनाया गया, वो भी बदनामी के डर से। सोसाइटी क्या कहेगी कि सदफ की बार बार तलाक होती है, कोई निकाह कामयाब नहीं होता, पूरी फैमिली बदनाम हो जाएगी। फिर फैसला हुआ रेहान को रास्ते से हटाने का और पुराने आशिक शहजान से शादी करने का, यानी ये एक तीर से दो शिकार हुए। सदफ रेहान से तलाक ले ली थी तो इनका एक बिरादरी सिस्टम है जहाँ पे इस बात को बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि सदफ पहले ही एक तलाक ले चुकी थी और दूसरी तलाक ये लेती तो सब सदफ के ही किरदार पे उंगलियां उठाते। तो अपने किरदार को बचाने के लिए उसने शहजान के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई कि हम रेहान को ही कत्ल कर देते हैं और शहजान का जो खाता पहले चल रहा था शादी से पहले वो भी चलता रहेगा। तो शादी के बाद भी और इस कत्ल के बाद भी शहजान ने कहीं ये वादा नहीं किया था, कहीं इस तरह की बात नहीं की थी कि वो इससे शादी करेगा। कत्ल के टाइम पे जिब्रान और शहजान वो मौके पे मौजूद थे और उसने पिस्टल से फायर करके इसको कत्ल किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया और इनसे जब तफ्तीश की गई तो इन्होंने इस कत्ल को में मुलव्वस होने का इंकशाफ भी किया। तहकीकात के दौरान पुलिस को सदफ के रवैये और बयानात में तजाद महसूस हुआ। कभी वो कुछ कहती और कभी कुछ, कभी कभी उसके हाथ पांव भी फूल जाया करते, सांसें तेज हो जाती, माथे पर पसीना आ जाता। इस केस की मजीद गहराई में जाने पर एक चौंका देने वाला इंकशाफ भी हुआ। शहजान उर्फ सज्जू का नाम भी केस फाइल में डाला गया। यही वो लम्हा था जब केस ने एक नया रुख लिया। जब पुलिस ने सदफ की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की तो एक मामूली नेटवर्क सामने आया।
शहजान उर्फ सुज्जू से सदफ का बार बार राब्ता, खुफिया मुलाकातें और एक मंसूबा, ये कोई आम ताल्लुक नहीं था, ये खतरनाक साजिश की बुनियाद थी। तहकीकात ने साबित किया कि सदफ अपने शौहर रेहान को रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि वो शहजान से शादी कर सके। अब ये भी सुन ले कि रेहान को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कब और कहां की गई। ये मंसूबा अचानक नहीं बना था और इस मंसूबे में सदफ अकेली नहीं थी। सदफ का भाई जिब्रान, सदफ की माँ फातिमा और सदफ का पुराना आशिक शहजान और सुज्जू भी शामिल था। चारों मुल्जिमान ने एक स्टेट एजेंसी में मुलाकात की जहां उन्होंने कत्ल की मुकम्मल प्लानिंग की। टारगेट कौन होगा, वक्त क्या होगा, तरीकेकार क्या होगा, हर चीज तय कर ली गई थी। शहजान ने कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल भी कर ली। अब सवाल ये था कि मंसूबा मुकम्मल करने के लिए असला कहां से लाया जाए। ये भी एक दिलचस्प और खतरनाक पॉइंट है। शहजान ने अपने भाई की लाइसेंस्ड 9mm पिस्टल घर से चोरी की। जिब्रान ने उसे गोलियां और मांस फराहम किया। सदफ ने कातिल को सबसे अहम मालूमात फराहम की। रेहान की डेली रूटीन, कब सोता है, कब उठता है, कब मस्जिद जाता है, यही वो मालूमात थी जिन्होंने मुल्जिमान का रास्ता साफ किया। उन्होंने वो वक्त चुना जब रेहान सबसे ज्यादा गैर महफूज था, फजर की नमाज के वक्त, मस्जिद के दरवाजे पर। 10 अप्रैल की सुबह शहजान और जिब्रान पहले से वहां मौजूद थे, मास्क पहने हुए, हथियार उनके साथ था। वो मस्जिद के करीब घूम रहे थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रेहान आया, उन्होंने करीब आकर फायरिंग शुरू कर दी और फिर ये दोनों वहां से फरार हो गए। सदफ की वालिदा फातिमा भी उस साजिश में शामिल थी। ना सिर्फ वो इस मंसूबे से वाकिफ थी बल्कि उसने इसकी तस्दीक भी की थी। ये सिर्फ एक बीवी की साजिश नहीं थी, ये एक फैमिली प्लानिंग मर्डर क्राइम बन चुका था। तो उसकी माँ से जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन अफसर का ये कहना है कि उसकी माँ से जब ये सवाल किया गया कि आप अपनी बेटी को रेहान से तलाक दिलवा कर अपने घर ले आती हैं, आपने उसकी जान क्यों ले ली, तो उसकी माँ ने ये बताया कि हमारा बरादरी सिस्टम है और यहाँ पे इस बात को बहुत बुरा माना जाता है कि मेरी बेटी की एक तलाक पहले हो चुकी है, दूसरी तलाक ले लेती तो सारे ख़ानदान वाले नाराज़ होते और मेरी बेटी को ही बुरा समझा जाता। अपनी बेटी को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इस कत्ल में सदफ़ की माँ, सदफ़ का भाई और शहजान तीनों शामिल थे सदफ़ के साथ, जिन्होंने ये पूरी वारदात की। उसके बाद रेहान को कत्ल किया। अब पुलिस का शिकंजा तंग हो गया था। जैसे जैसे शवाहिद जमा होते गए, पुलिस का केस मजबूत होता गया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग, बयानात में तजाद और खुफिया मालूमात। आखिरकार पुलिस ने एक एक करके चारों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और सबसे अहम आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। ये केस जो बज़ाहिर एक अंधा कत्ल था, सिर्फ 48 घंटों में हल हो गया। ये पुलिस की प्रोफेशनल टेक्निक और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बरवक्त कार्रवाई का नतीजा था। हर कत्ल की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल दहला देने वाली होती हैं। ये भी ऐसी ही एक कहानी थी। एक शौहर जो नमाज के लिए जा रहा था, एक बीवी जो उसकी जिंदगी की साथी थी और एक माँ जो खानदान की मुहाफिज समझी जाती थी। ये सब एक साजिश का हिस्सा बन गए। मुल्जिमान अब कानून की गिरफ्त में है। अदालत फैसला करेगी कि उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रहेगा, क्या मोहब्बत इतनी अंधी हो सकती है कि इंसान के कत्ल तक पहुंच जाए? मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में।